नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023-24 की तैयारी के लिए हम लेकर के आए हैं गणित विषय का अध्याय 10 घातांक और घात। इस अध्याय से 4 अंक के प्रश्न परीक्षा में जाने हैं। अब वे प्रश्न प्रकार के होंगे और उन्हें हम हल करके 4 अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ। इस अध्याय से एक प्रश्न आएगा आपका बहुविकल्पी, जो कि 1 अंक का। अब इन बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, a की घात m का गुणात्मक प्रतिलोम है। आपके समक्ष यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है सी, a की घातांक ऋण m। दूसरा प्रश्न है, ऋण 1 की घात 16 का मान क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, a ऋण 1, b धन 1, c ऋण 16 और d। देखिए, अब यहां पर आधार हमारा है ऋणात्मक और घात कैसी है, सम संख्या। ठीक है, ये हम जो चिन्हों के नियम है ना, पूर्णांकों में भी पढ़ चुके हैं, परिमेय संख्याओं में पढ़ चुके हैं। तो वहां पर देखते हैं कि ऋण 1 यह पर आया है और इसका गुणा कितनी बार करना है, 16 बार करना है। ठीक है ना। तो जब घातांक सम संख्या में हो तो ये जो आधार है ना, ये ऋणात्मक यदि है तो इसका जो गुणनफल होगा वह धनात्मक होगा, यानी इसका जो उत्तर है कितना जाएगा, धन 1 आ जाएगा। क्योंकि ऋण 1 को हम 16 बार यदि इस प्रकार से गुणा करते हैं, 1 ऋण से। देखिए, अब ये सम संख्या हो गई, 2 बार गुणा हमने किया, ऋण और ऋण धन हो गया, 1 एकम 1 4 से। तो 2 बार 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इस प्रकार से सम संख्या यदि यहाँ पर आती है तो यदि आधार ऋणात्मक है तो उसका मान धनात्मक में रहता है। तो विकल्प बी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, 5 की घातांक 0 यानी 0 का मान क्या होगा। 5 की घातांक 0 का मान क्या होगा। देखिए, ये घातांक का नियम है, a की घातांक 0 यानी संख्या कोई सी भी हो, यदि उसका घातांक 0 है तो उसका मान हमेशा 1। a की घातांक 0 बोले, इसका मान भी 1 हो जाएगा। फिर हमने बोला x घातांक 0, इसका मान क्या होगा, का मान भी 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 की घातांक 0 है, उसका मान भी 1 हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि आधार कोई सा भी हो, चाहे चर राशि में आए चाहे वो अचर में आए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, है ना। यदि उसकी घातांक 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, 1 की घातांक 0 धन 2 की घातांक 0 धन 3 की घातांक 0 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 123, बी 60, सी 6। अभी हमने देखा कि संख्या कोई सी भी हो, यदि उसकी घातांक 0 है का मान हमेशा 1 होता है। तो देखिए, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 की घातांक 0 है, मान 1 हो गया। इसी प्रकार से 2 की घातांक 0 है, मान भी 1 हो गया। 3 की घातांक 0 है, इसका मान भी 1 हो गया। अब तीनों को हम क्या करें, जोड़ देते हैं, तो 1 2 और 1 3। इसका जो मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी विकल्प डी हमारा सही उत्तर। पांचवा प्रश्न है, 5 की घातांक 0 गुणा 5 की घातांक 0 गुणा 5 की घातांक 0 का मान क्या हो। अभी हमने सीखा कि आधार कोई भी संख्या हो सकती है ना। यदि इसकी घातांक 0 है, इसका मान हमेशा 1 होता है। 1 गुणा 1 1। अब 1 का गुणा हम 1 में कितनी बार विधि करते हैं तो उसका गुणनफल 1 ही आता है।
प्रकार से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। छठा प्रश्न है 5 की घातांक शून्य गुणा 5 की घातांक 1 गुणा 5 की घातांक। अब इसका मान क्या होगा? तो देखिए 5 की घातांक शून्य है, इसका मान तो क्या हो जाएगा? ठीक है ना। अब 5 की घातांक 1 है, इसका मतलब क्या होगा? 5 का मान भी 5 हो जाएगा, गुणा 5 की घातांक 2 है, इसका मतलब क्या हुआ? 5 गुणा 5, घातांक 2 है तो 2 बार लिखेंगे हम गुणा के रूप में। अब गुणा एक कर लेते हैं तो कितना हो जाता है? 1 का गुणा हमने 5 हो गया, 5 एकम 5, 5 गुणा करेंगे 5 में 25 और 25 गुणा 5 करते हैं तो आ जाता है 100। ठीक है ना। तो इस प्रकार से विकल्प जो बी है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 7 0.0007 का मानक रूप क्या होगा? है ना। ये सामान्य रूप है, इसका हमें ज्ञात करना है। तो देखिए मानक रूप का एक नियम होता है, इसमें दशमलव के बाईं ओर केवल एक अंक होता है। ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शून्य से संख्या छोटी है, ये दशमलव हम दाईं ओर ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं? दाईं ओर ले जाते हैं इस प्रकार से। तो कितना अंक छोड़ेगा? देखिए 1 2 3 4 और 5, यानी दशमलव 7 के दाहिनी ओर आएगा, है ना। मतलब 7 को हम लिख सकते हैं 7 दशमलव, मतलब दोनों मतलब एक ही होता है, तो दशमलव हमें यहां लाना है। अब गुणा, है ना, कितने अंक छोड़े हमने? 1 2 3 4 और 5 अंक, यानी 10 की घातांक 5। जब दशमलव को हम दाईं ओर लाते हैं तो यहां पर घातांक होती है धनात्मक, और जब दशमलव को बाईं ओर ले जाते हैं तो घातांक होती है धनात्मक। अब 7.0 का मतलब क्या हो गया? 7 होता है, 7 गुणा 10 की घात 5, इसका हो जाएगा मानक रूप, यानी विकल्प डी जो है हमारा ये उत्तर होगा। ठीक है। प्रश्न 8 1 की घातांक 0 धन 2 की घातांक 0 धन 3 की घातांक 0 और इन सब की घातांक 0 का मान क्या होगा? हम जानते हैं कि यदि आधार कोई सा भी हो, आधार कोई सा भी हो, यदि उसकी घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ 1 की घातांक 0 है, मान 1 हो गया। धन 2 की घातांक 0 है, मान भी 1 हो गया। धन 3 की घातांक 0 है, मान भी, और इन सब घातांक 0। ठीक है। अब हमने जोड़ लिया 1 और 1 2 और 1 3, ये 3 की घातांक 0 हो गई। अब घातांक 0 है, आधार कोई भी संख्या हो सकती है, मान हमेशा 1 होगा, यानी विकल्प ए जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऋण 3 की घातांक 2 ऋण 6 का मान क्या होगा? देखिए ऋण 3 और इसकी भी घातांक है 2, अब 2 में से हम 6 घटाते हैं, कितना बचता है? ऋण 4, क्योंकि दोनों चिन्ह कैसे हैं? असमान है, एक धन है एक ऋण है, तो असमान चिन्ह हमेशा घटते हैं और चिन्ह आता है बड़ी संख्या। अब यहाँ पर 6 बड़ी संख्या है तो 6 का चिन्ह ऋण है, ऋण आ गया है। अब ऋण 3 की घात हो गई ऋण 4, हमें क्या करना है कि घातांक को बदलना है धनात्मक पूर्णांक में। ये क्या है? कैसा है? धनात्मक पूर्णांक है। तो जब भी किसी घात को हम ऋण से, है ना, धन में परिवर्तित करते हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक रूप में परिवर्तित करते हैं, तो जो आधार है इसका हो जाता है गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम मतलब यानी ऋण 3 बटे का बटा कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसका अर्थ ये हुआ, है ना। तो इसका गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 1 बटा ऋण, है ना, और इसकी घातांक हो जाएगी 4। ठीक है, किसका मान होगा? अब कहेंगे ये तो इसका रूप है नहीं, ये अलग दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। अब 1 की घातांक 4 का मान 1 ही होता है, तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 बटे ऋण 3 घात 4। ये दोनों ही
जो रूप है इसके हैं, दोनों ही उत्तर सही इसके। विकल्प में जो भी रूप आपको दिया जाए वह सही होगा। तो यहाँ पर ये वाला उत्तर दिया हुआ है, इसलिए विकल्प सी जो है हमारा सिद्ध हो। यदि ऐसा लिखा हुआ है तब भी उत्तर सही है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है ऋण 3/8 की घात ऋण 5। ऋण 3/8 घात ऋण। अब ध्यान ही देना है कि घातांक यहां पर है ऋणात्मक, है ना। इसे हमें लिखना है धनात्मक। ठीक है। तो जब ऋणात्मक घातांक को धनात्मक किया जाता है, इसका जो आधार है उसका हम करेंगे गुणन प्रतिलोम, गुणात्मक। ऋण 3/8 है, इसका हो जाएगा 8/, और इसकी घातांक हो गई। ठीक है। अब देखिए यहां पर भी ऐसा ही है कि ये ऋण चाहे अंश में आए चाहे हर में आए, क्योंकि ये जो परिमेय संख्या है ये ऋणात्मक ही कहलाएगी। इसे हम ऐसा भी ले सकते हैं ऋण 8 की घात 5। इस प्रकार से हम देखते हैं विकल्प डी हमारा। अब इसी अध्याय से एक प्रश्न आने वाला है रिक्त स्थान, वो भी होगा 1 अंक। अब रिक्त स्थान किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं हमने यहां पर बताने का प्रयास किया हुआ है। आधार समान होने पर गुणन में घातों को करते हैं। क्या करते हैं? देखिए ये घातांक का नियम है कि जब आधार समान हो और गुणा की क्रिया हो तो घातांकों को आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो यहां पर लिखते हम जोड़ते। कैसे? हम एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। जैसे 2 की घात 5, ठीक है ना। तो आधार है 5 की घात है गुणा 2 की घात 3। अब देखिए दोनों के आधार समान है और गुणा की क्रिया हो रही है, ये घातांक के आपस में जुड़ जाती है, यानी ये हो जाएगी 2 की घात 8। ठीक है ना। तो आधार समान होने पर गुणन में यानी गुणा में घातों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अब एक माइक्रोन का मान क्या है? एक माइक्रोन का मान होता है 10 की घात 3, यानी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/, इस प्रकार। इसका मतलब क्या हो गया? 10 की घात ऋण। ठीक है ना। तीसरा है किन्हीं शून्येतर पूर्णांक a और b तथा पूर्ण संख्या m के लिए a की घात m भागित c की घात m बराबर क्या होगा? ठीक है। देखिए हम यहां देख रहे हैं कि दोनों ही संख्याओं में घातांक समान है और भाग की क्रिया हो रही है, यानी इसको इस प्रकार से लिखें अपन a की घात m बटे, जब दोनों की घातांक समान होती है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a/b की घात। ठीक है ना। इस प्रकार से यहां उत्तर आ जाएगा a/b की घात a की घात 0 बराबर क्या होगा? हम देखा a यानी यहां पर कोई भी संख्या सकती है, चर राशि है, कोई से पूर्णांक आपका आ सकता है, कोई सी परिमेय संख्या आ सकती है, तो इसका मान हमेशा 1 होगा। यदि आधार कोई सा भी हो और उसकी घातांक 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। 5 की घात 2 में आधार कितना है? 5 है और घातांक कितना है? 2 है। यानी घात के रूप में जो अंक होता है उसे हम कहते हैं घातांक, है ना। अब छठा है ऋण 5 की घात ऋण 2 गुणा ऋण 5 की घात 4 का मान क्या होगा? हम देख रहे हैं कि यहां पर दोनों ही आधार समान है, दोनों ही आधार समान है और गुणा की क्रिया हो रही है, तो क्या होगा? ये घातांक के आपस में जुड़ जाएगी, यानी ऋण 5। अब इसका आधार कितना है? ऋण 2 धन। हम देख रहे हैं
कि यहां पर चिन्ह असमान है। असमान चिन्ह क्या होता है, हमेशा घटते हैं और चिन्ह आएगा बढ़ जाएगा। अब 4 में से हम क्या करेंगे, 2 को घटा देते हैं, बचेगा 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण 5 की घात 2, ऋण 5 की घात, इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 5 गुणा ऋण 5 की घातांक 2 है, इसलिए आधार को हम गुणा के रूप में 2 बार लिखते हैं। ऋण और ऋण गुणा होता है धन, क्योंकि समान चिन्ह गुणा धन होता है। 5 गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर हम 25 भी लिख सकते हैं। यदि विकल्प नहीं दिए जाते हैं तो यहाँ पर 25 भी लिखा जा सकता है, और ऋण 5 की घात 2 भी लिखा जा सकता है, दोनों ही है। अब इसी अध्याय से एक प्रश्न आएगा अति लघुत्री का, जो कि होगा 2 अंक का। बिल्कुल छोटा प्रश्न पूछा जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा देखना नहीं, और ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इस अध्याय में हमने जो कंसेप्ट आपको बताए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, या उसको सीख लेते हैं तो 4 अंक आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है और आसान भी है। अब इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए। पहला उप प्रश्न है 2 की घात 3, क्या घात, इसको हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। तीनों प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला दिया हुआ है 2 की घात 3। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर घात कैसी है, ऋणात्मक है ना। तो जब भी घातांक ऋणात्मक होती है तो उसके आधार का हम करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम यानी गुणन। अब 2 बटा कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1 बटे, और इसकी घात क्या हो गई, यानी यहां पर घातांक ऋणात्मक थी, आधार का हमने कर दिया गुणन में प्रतिलोम, तो घातांक हो गई, ठीक है ना। अब घातांक 3 है, इसका अर्थ ये हुआ आधार को हम गुणा के रूप में 3 बार लिखते हैं, 1 बटे 2 गुणा 1 बटे 2 गुणा 1, है ना। अब अंश का अंश में गुणा कर देंगे, 1 में गुणा 1 में करते हैं 1 आता है, हर का हर में गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा 8, ठीक है ना। अब दूसरा, अब यहां पर क्या है कि 1 बटे 3 की घात ऋण 2, ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 बटे 3 की घात ऋण 2, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। अब नियम वही है, कौन सा, कि यदि घात ऋणात्मक है और उसे धनात्मक हमें बनानी है तो क्या करेंगे, ये जो आधार है इसका हम कर देंगे गुणन प्रतिलोम। 1 बटे 3 का गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 3 बटा 1, अब बटा ही लिखते नहीं है, मतलब घातांक हो गए धनात्मक। तो अब 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 3 गुणा 3, यानी आधार को हम लिख देंगे 2 बार गुणा के रूप में। अब 3 का गुणा 3 में करते हैं तो 3 तिया, इसका आंसर, ठीक है। अब तीसरा, इसमें देखिए 2 बटे 3 और इसकी घात है, घात यहां पर ऋणात्मक है, हमें इसे करना है धनात्मक, तो आधार का हम करेंगे गुणन प्रतिलोम, 2 बटा 3 है, इसका गुणन प्रतिलोम हो जाएगा बटे 2, और घात हो गई 2, ठीक है। अब घात 2 है, इसका अर्थ यह हुआ कि आधार को हम लिखेंगे 2 बार, 3 बटा 2 गुणा 3 बटा, अंश का अंश से गुणा करते हैं, 3 का गुणा 3 में किया 3 तिया 9, बटे 2 गुणा 2 में किया 2 दूनी, इस प्रकार इसका। अगला प्रश्न है मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ये सामान्य रूप है, हमें इसे मानक रूप में व्यक्त करना है। देखिए मानक रूप बहुत आसान है, हमें ध्यान ये देना है सबसे पहले कि मानक रूप में क्या होता है कि जो संख्या होती है दशमलव पहले एक ही होती है। अब यहां पर देखते हैं ये संख्या पूर्ण है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.2 के बाद में है, इस प्रकार, है ना, लास्ट में है, तो इसे में बनाना है मानक रूप।
तो क्या करेंगे, देखिए इस दशमलव को हम ले जाएंगे बाईं ओर ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे हम, बाईं ओर इस तरफ, ठीक है। तो दशमलव पहले एक अंक आएगा मात्र, ये ध्यान रखना है। तो यहां से हम हटाएंगे तो 1 2 और ये दशमलव कहाँ आएगा, 6 और 8 के बीच में। यहाँ पर हम ले देंगे 6.87 और, ठीक है ना, गुणा। अब 10 की घात कितनी लगानी है, ये ध्यान दीजिएगा। जब भी दशमलव को हम बाईं ओर ले जाते हैं, कितने अंक छोड़े मैंने, 1 2 और 3 अंक छोड़े हैं, तो घातांक 3 आ जाएगी। बाईं ओर ले जाते हैं तो ये घातांक आती है धनात्मक, और जब दाईं ओर ले जाते हैं तो घातांक आती है ऋणात्मक। कैसे, वो भी हम इसमें देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर 0.000007 दिया हुआ। हमारा नियम क्या है कि दशमलव पहले एक अंक होना चाहिए, ठीक है। तो इस दशमलव को हम दाहिनी ओर ले जाते हैं। अब कितने अंक छोड़ेंगे, यहाँ गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 अंक। तो यहाँ दशमलव कहाँ जाएगा, 7 और 8 के बीच में। हम यहाँ पर ले देंगे 7.8 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी, हम 6 अंक छोड़ रहे हैं, दाईं ओर जा रहे हैं, तो घातांक आएगी ऋणात्मक, यानी ऋण। इसका हो जाएगा मानक रूप। अब इसी मानक रूप को सामान्य रूप में भी पूछा जा सकता है। तरीका वही है कि यदि घातांक ऋणात्मक है तो ये दशमलव इसका उल्टा हो जाएगा, कहाँ जाएगा, बाईं ओर, ठीक है ना। घातांक धनात्मक है, दशमलव कहाँ जाएगा, दाईं ओर। यानी मानक रूप से जब हम सामान्य रूप बनाते हैं तो इसका उल्टा होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसको थोड़ा अभ्यास करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। प्रश्न 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम का मान ज्ञात कीजिए ताकि ऋण 3 की घात m धन 1 गुणा ऋण 3 की घात m बराबर ऋण 3 घात 7 हो। यहां पर हमें दिया हुआ है ऋण 3 की घात m धन 1, ठीक है, गुणा ऋण 3 घात 5 बराबर ऋण 3 की घात 7। हम अभी घातांक का नियम पढ़ चुके हैं कि जब आधार समान हो, हम देख रहे हैं, देखिए दोनों के आधार समान है, ऋण 3 यहां पर भी है और ऋण 3 यहां पर भी है। तो जब आधार समान हो और गुणा की क्रिया हो तो ये घातांक के आपस में जुड़ जाती है। तो इसी नियम के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, ऋण 3 और ये घातांक के जुड़ जाती है, यानी m धन 1 धन 5, ठीक है, बराबर ऋण 3 की घात 7। अब अगली स्टेज क्या जाएगी, ऋण 3, अब m तो जुड़ेगा नहीं, m धन 1 और 5 जोड़ देंगे तो हो जाता है 6 बराबर ऋण 3 घात 7। अब अगला नियम क्या है कि यदि दोनों पक्षों में आधार समान है, देख रहे हैं यहां आधार ऋण 3 है और यहां पर भी आधार, जब दोनों पक्षों में आधार समान होते हैं तो घातांकें भी समान होती है, ठीक है ना। तो यहां हम लिख देते हैं कि आधार समान होने पर आधार समान पर घातांकें भी समान होगी, घातांकें भी समान होगी, ठीक है ना। ये हमारा नियम है, नियम को आपको याद रखना है, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब घातांक m धन 6, m धन 6 बराबर 7। अब 6 का हम पकड़ते हैं पक्षांतर, m बराबर हो जाएगा 7 धन 6 का हम करेंगे पक्षांतर, ये हो जाता है ऋण 6, 7 ऋण 6 का मतलब हुआ 1, यानी m बराबर 1। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा m बराबर, m का मान हमें याद करना था तो हमने याद कर लिया है।
अगला प्रश्न है m का मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 की घात m भागित 5 की घात 3 बराबर 5 की घात 5। अब देखिए इसे हम हल कैसे करते हैं। यहां जो दिया हुआ है इसे हम लिख लेते हैं 5 की घात m भागित 5 की घात बराबर 5 की घात। अब हमारा घातांक का नियम क्या है कि जब आधार समान हो और भाग की क्रिया, जब आधार समान हो और भाग की क्रिया हो तो घातांक के आपस में घटती है, गुणा में जुड़ती है, भाग में। तो इसे हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिख सकते हैं 5 की घात m। अब घातांक घटेगी, घटाव चिन्ह लगाया। अब यहां पर ऋण 3 है तो इसको लिखेंगे हम कोष्टक के बराबर 5 की घात 5। ठीक है ना। अब आगे m। अब यहाँ ऋण और ऋण का हम गुणा करते हैं। जब कोष्टक के बाहर ऋण का चिन्ह हो तो अंदर जो चिन्ह होता है वो धनात्मक हो जाता है, यानी ऋण का ऋण गुणा करते हैं तो धन आता है। तो जगह m धन बराबर 5 की घात 5। अब इन चिन्हों का गुणा हो रहा है। ध्यान रखें, दो प्रकार से हम ध्यान रख सकते हैं कि समान चिन्ह गुणा धन होता है, पहला नियम है। दूसरा यदि है, कभी भी ध्यान रखिएगा कि कोष्टक के पहले यदि ऋण का चिन्ह आता है तो कोष्टक के अंदर जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं, ऋण का धन, धन का ऋण। अब यहां वही आ गया है कि दोनों पक्षों में आधार समान है, तो आधार समान होने पर घातांकें भी समान होती है। ये हमें याद रखना है, आधार समान होने पर घातांकें भी समान होगी। यह नियम आपको चक्रवृद्धि ब्याज में भी काम आएगा, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। घातांकें भी समान, ये हमने यहां पर, अतः क्या हो जाएगा यहां पर m धन 3 बराबर 5 हो जाएगा, m बराबर 5। अब धन 3 का हम करेंगे पक्षांतर, यहाँ हो जाएगा m बराबर 5। धन 3 का पक्षांतर करने पर हो जाता है ऋण 3, ऋण 3 हो गया। अब 5 में से 3 घटाते हैं तो आता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा m का मान m बराबर 2। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। ठीक है ना। उत्तर को क्या करना है, धनात्मक घातांक के रूप में है, यानी उसका मान हमें ज्ञात। ठीक है ना। चलिए पहला जो ये वाला है इसको हल कर लेते हैं। ऋण 2 की घात 7, हाँ, ऋण 2 की घात। अब यहां पर हमारा घातांक का नियम लागू हो रहा है, कौन सा, देखिए दोनों के आधार समान है, ऋण 2 यहां पर भी आधार है और यहां पर भी आधार, क्लियर। और दोनों के बीच में गुणा क्रिया हो रही है ना। तो नियम क्या है कि जब आधार समान होते हैं और गुणा की क्रिया होती है, जब आधार समान होते हैं और उनके बीच में गुणा की क्रिया होती है तो घातांक के आपस में ले जाती है। ठीक है ना। तो इसी नियम के अनुसार हम लिखेंगे ऋण 2। अब इनकी घातांक जुड़ रही है 7 धन। अब घातांक ऋण 2 है, चिन्ह लगातार दो बार नहीं आते हैं तो लिखना पड़ता है कोष्टक। अब ये दोनों चिन्ह कैसे हो गए, एक धन का हो गया, एक ऋण का हो गया, हो गए असमान। जब चिन्ह असमान होते हैं तो क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाती है और चिन्ह आ जाता है बड़ी संख्या का। ठीक है। तो 7 में से हम 10 घटाते हैं, कितना आता है, ऋण 3, यानी 10 में से 7 घटाया 3 आ गया, बड़ी संख्या ऋण वाली है, हमने ऋण चिन्ह लगा दिया। ठीक है ना, कर सकते हैं। अब हमें कहा गया है धनात्मक घातांक के रूप में लिखना। यहाँ घातांक कैसे हो रही है,
ऋणात्मक हो रही है ना। हम जानते हैं कि जब भी घातांक ऋणात्मक होती है और उसे हमें धनात्मक के रूप में लिखना होता है तो उसका जो आधार है उसका गुणन प्रतिलोम करते हैं, है ना। यानी ऋण 2/1 है, इसका हो जाएगा 1/2 और घात हो जाएगी, इस हम ऐसा भी लिख सकते हैं ऋण 1/2 की घात 3, इन दोनों का मतलब एक ही होता है ना। इस प्रकार से हमें ये धनात्मक घातांक के रूप में लिख दिया है। अब बी वाला देख लेते हैं। 5 की घात 3 भागित 5 की घात 7। हम देख रहे हैं कि यहां पर भी आधार समान है और भाग की क्रिया हो रही है ना। तो जब आधार समान होते हैं और भाग की क्रिया होती है ना, तो घातांक के आपस में घट जाती है। अब इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिए भाग नहीं बटे में आता है, ये भी भाग की क्रिया हो रही है यहाँ पे ना, ध्यान दीजिएगा, ये भाग की क्रिया हो रही है ना। ये इस रूप में लिखा जाए चाहे इस रूप में लिखा जाए, दोनों के लिए नियम समान है कि जब आधार समान है ना, और भाग की क्रिया हो रही है तो घातांक के आपस में एक, इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा 5 की घात 3 ऋण 7। अब यहाँ चिन्ह कैसे हैं, असमान है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो असमान चिन्ह घटते हैं और चिन्ह आते हैं बड़ी से, यही कह सकते हैं, है ना, कि 7 में से घटा दो भैया, एक धन एक ऋण है तो, है ना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी और चिन्ह लगा दिया बड़ी संख्या, ऋण 4 आ गया, है ना। अब यहाँ पर घातांक ऋणात्मक है, हमें लिखना है धनात्मक रूप में, तो क्या करेंगे, इसका आधार है 5 मतलब 5/1, तो 5 का मतलब क्या होता है 5/1, इसका हम करेंगे गुणन प्रतिलोम, तो 5/1 का गुणन प्रतिलोम हो जाता है 1/5, है ना। और ये घात हो गया आपकी धनात्मक, ऋण से ये हो गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर यदि पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी अपनी परीक्षा तैयारी अच्छे से कर सकें और आप सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सकें। हमारा उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।